स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल मिस्टर आर हॉरर में। और दिनों की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुन के आपको भी किसी भी काम करने को लेने से पहले जो आप फैसले करते हैं उसके लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। एक ऐसे फैसले जो इंसान कई बार जल्दीबाजी में लेता है, कई बार सोच समझ के लेता है और कई बार काफ़ी मेहनत पड़ताल करके भी लेता है। लेकिन अगर क्या हो आपको अपने ही फैसले पे अफसोस जताना पड़े, अफसोस इस बात का कि मेरी ज़िंदगी इसमें बचेगी या नहीं बचेगी। क्योंकि इंसान अक्सर जल्दीबाजी में ऐसे फैसले ले लेता है जो खतरनाक होते हैं, उसके लिए भी, उसकी फैमिली के लिए भी और उसकी पूरी पूरी लाइफ के लिए भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और ऐसे ही रियलिस्टिक और हॉरर और मिस्टीरियस कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए बिना किसी आहट के, देर के और डर की खौफनाक गहराइयों को समझे बिना शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी है महाराष्ट्र के ठाणे गांव की, जहाँ पे अरविंद नाम का एक बिजनेस इंसान रहता था, जिसका काम था कि वो जो है मैन्युफैक्चरिंग के काम होते थे, जैसे लाइक एंटरप्राइजेस के जो काम होते थे, जैसे जो सूत या डोरिया होती थी, उसका एक अच्छा खासा प्रॉपर एक बिजनेस वगैरह था। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान को खुशियाँ कुछ ही दिनों तक मिलती है। कुछ समय बाद में अरविंद का बिजनेस एकदम प्रॉपर वे में चल रहा था, उसको अच्छी खासी आमदनी हो रही थी, पैसों की उसको कोई भी कमी नहीं थी। उसका एक अच्छा खासा बंगला था, अच्छी खासी गाड़ी थी और एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल उसने मेंटेन कर रखी थी अपने बिजनेस के बदौलत। अब अरविंद काफ़ी अच्छी खासी मेहनत कर रहा था, उसको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक से एक रात उसके पास फ़ोन आता है कि उसकी जो बिजनेस था, उसकी जो फैक्ट्री थी, जिसकी बदौलत वो इतना सब कुछ हासिल कर चुका था, उसमें अचानक से आग लग गई। आग ऐसी लगी कि उसने उसकी पूरी ज़िंदगी जला दी, उसको बिल्कुल तबाह कर दिया। उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में कुछ भी नहीं बचा। इनफैक्ट जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी, जिसने उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, वो भी राख हो चुका था। अब अरविंद को समझ नहीं आया कि ये मेरे साथ हुआ क्या। मैंने सब कुछ सही सही किया था, लेकिन अचानक से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ तो हुआ क्यों। उसने जब कुछ सब कुछ खत्म हो गया तो उसने क्या किया कि अपने घर परिवार को चलाने के लिए, एक और नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों से उधार मांगे, कई बैंकों से उसने लोन भी लिया, लेकिन उतना उसको जो बैंक लोन वगैरह था वो मिल नहीं पा रहा था। वैसे अरविंद का जो ताल्लुकात थे, अरविंद का जो नेचर था वो सबसे काफ़ी अच्छा था, तो कुछ उसके यारी दोस्ती लोगों से उसको अच्छा खासा पेमेंट तो मिल गया था। फिर उसने क्या किया, एक नए बिजनेस के अंदर वो सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया बिना कुछ सोचे समझे, ऐसे कि कुछ भी नहीं तो कम से कम मैं मेरा लॉस तो रिकवर कर सकता हूँ। लेकिन वही बात कि किस्मत इंसान को एक बार रुलाना शुरू करती है तो रुलाती ही चली जाती है, और तब तक रुलाती है कि जब तक वो मौत के बिल्कुल करीब ना आ जाए। अब उसने जितना भी इन्वेस्ट किया था वो टोटल घाटे में चला गया। इनफैक्ट जितने भी नए पैसे लोगों से उसने उधार लिए थे, अब वो उधार देने के काबिल भी वो नहीं बचा था। कुछ दिनों तक तो उसके दोस्तों ने और बैंक ने उस पर रहम खाया कि कोई बात नहीं कि उसका भी ताज़ा ताज़ा बिजनेस से वो लॉस में गया है। लेकिन जितने भी लोग थे उन्होंने पैसे अपनी जेब से दिए थे, वो चुप भी बैठते, रहम भी खाते तो कितने दिन खाते। उसके बाद में धीरे धीरे उसके दोस्तों ने उसके घर पे आना शुरू कर दिया और कहने लगे कि तुझे हमारा जो हमसे जो उधार लिया था, हमसे जो पैसे लिए थे, वो कैसे भी करके हमको लौटा। इनफैक्ट तो कम से कम हमको किस्तों के रूप में ही लौटाना चालू कर दे, हम तुझ पे इतनी रहम तो खा ही लेंगे। लेकिन वही बात, अरविंद के पास कुछ ऐसा साइड इनकम सोर्स था ही नहीं कि वो उनका ये बिजनेस का जो लॉस था वो भी रिकवर कर सके। इनफैक्ट इतना सब कुछ होने के बाद में उसके पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उसने अपना घर बेच दिया, अपनी घड़ी बेच दी, अपनी जो ज्वेलरी उसने एम टाइम पे जो बचा के रखी थी वो बेच दी, उसने अपनी गाड़ी तक बेच दी, और लास्ट में उसने अपना सारा कर्जा चुका के उसने फाइनल डिसाइड किया कि वो अपने गांव चला जाएगा। वही गांव जहां जाने की उसने ये सोच के आया था कि मैं कभी भी मेरे गांव वापस नहीं आऊंगा। जिस गांव से वो उठ के ठाणे में जाके इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, लास्ट में किस्मत ने उसको वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया। अब उसके पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे तो अपनी पूरी फैमिली, 4 लोग थे उसकी फैमिली में, वो उसकी बीवी जिसका नाम था स्वाति और उसके मम्मी पापा, वो उनको लेके और ठाणे आ गया, सॉरी वो उनको लेके पटना आ गया। पटना आने के बाद में उसने एक बिजनेसमैन को फ़ोन किया, जो
मकान वगैरह अरेंज करवाता है, जो नए-नए घर वगैरह अलॉट करवाता है। तो अब उसके पास ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, तो उसने उससे मैनेजर से बात की, तो उसने कहा कि हाँ, अभी जस्ट मेरे पास एक मकान है, मैं वो मकान आपको दे सकता हूँ, लेकिन उस मकान में एक प्रॉब्लम है। अरविंद ने जो देखा ना ये देखा ना वो देखा, वही बात उसकी वो चीज़ें सोच समझ के काम कर ही नहीं रहा था। उसने हाथों हाथ कहा कि नहीं, मुझे डील डन है, मुझे मकान कैसे भी चाहिए, क्योंकि वो बजट में आ रहा था और उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो कहीं और जगह बैठ के घूमे। लेकिन फिर भी मैनेजर ने कहा कि नहीं सर, वो मकान हम आपको दे तो सकते हैं, लेकिन वो मकान देने लायक की कंडीशन में नहीं था। फिर भी अरविंद अपनी जिद पे अड़ा रहा कि नहीं, मुझे फाइनल है, मुझे वो मकान चाहिए। ऐसा कह के फाइनल डन करके वो जैसे उस मकान में गया, उस मकान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उस मकान की जो अंदर की जो दीवारें थी, उसके अंदर पपड़ियाँ जम रखी थी, मकान एकदम जर्जर हो रखा था, ना उसमें कोई मेंटेनेंस का काम हो रखा था, कलर उसका पूरा फीका पड़ा हुआ था, मकान ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई भूतिया बंगला हो। अब फिर भी वो कहते हैं ना, इंसान जब एक बार मजबूरी में जीना सीख जाता है तो वो बड़ी-बड़ी रियासतों को भी छोड़ के कच्ची बस्ती में भी अपना जीवन गुजारा करना बेहतर अच्छी तरीके से सीख लेता है। अब वहाँ पे क्या था, रहने के लिए कोई बेड वगैरह इनकी व्यवस्था तो थी नहीं, तो अरविंद और उसकी पत्नी स्वाति को नीचे ही सोना पड़ता था। लेकिन उसके जो मम्मी पापा थे उनको वो बेड पे सोने के लिए देता था, लेकिन खुद और उसकी पत्नी नीचे सोया करता था। कहाँ एक वो कंपनी का मैनेजर हुआ करता था, अब कहाँ वो एक लोहार का काम किया करता था, हैंडीक्राफ्ट काम जिसको बोलते हैं अपन, मेंटेनेंस का काम बोलते हैं, मिस्त्री का काम बोलते हैं, वो काम किया करता था। वो भी एक साइड बॉय बन के, ऐसा नहीं कि उसको भी वहां जाके कोई एक मैनेजर की पोस्ट दे दी गई हो, वहां पे जाके वो एक मजदूर बन के काम किया करता था। धीरे धीरे वो कोशिश कर रहा था कि वो कैसे भी अपने घर की कंडीशन को इम्प्रूव कर ले। वो रोज जाता, रोज काम करता, आके थका हार के सो जाता था। अब उसकी पत्नी स्वाति भी उसका पूरा सपोर्ट किया करती थी कि वक्त देखो, सब सही हो जाएगा। अब एक दिन ना, मतलब जैसे ही अरविंद काम करके वापस अपने घर आ रहा था, तो उसकी पत्नी स्वाति ने उसको कहा कि यार, मैं जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलती हूँ तो मेरे सामने जितने भी लोगों के घर के दरवाजे हैं, मुझे देख के वो लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। और इनफैक्ट मेरे घर के दरवाजे के सामने अगर कोई इंसान खड़ा भी रहता है, तो जैसे मैं दरवाजा खोलती हूँ, मुझे देखते वो वहां से रफू चक्कर हो जाता है, वो वहां से भाग जाता है, जैसे मानो कि कोई भूत देख लिया हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आखिरकार हो क्या रहा है। तब उसने कहा कि एक सिचुएशन ही ऐसी है, हम गरीब हैं, गरीब को आजकल कौन ही देखना पसंद करता है। ऐसे कह के अरविंद ने वो बात टाल दी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, रात को मतलब स्वाति सो रही थी, लेकिन उसकी अचानक के 2 बजे 2:30 बजे उसकी नींद अचानक से खुली। जैसे उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पास में अरविंद नहीं सो रहा है। तो उसने देखा कि मतलब वो पहले भी अरविंद को बता रही थी कि जब मैं रसोई में खाना बनाती हूँ तो उसके बाहर की तरफ एक गेट है जिसमें केवल पर्दा लगा हुआ है, और उस पर्दे के बाहर की तरफ मैं जब खाना बनाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान है जो मुझे देख के घूर रहा है या मुझे झांकने की कोशिश कर रहा है, मुझे देख रहा है बार बार, और ऐसा लग रहा है जो मुझे देख के हंस रहा है। ये चीज़ उसने अरविंद को भी बताने की कोशिश की, लेकिन अरविंद ने वो बात टाल दी थी। लेकिन इनफैक्ट बाद में जब रात को जब उसने देखा कि उसका जो पति था अरविंद, वो उस खिड़की पे, मतलब जो गेट था खिड़की का जहाँ पे उसको अक्सर आवाजें आया करती थी, उसको शक हुआ करता था, वो वहाँ पे जाके देखता है कि अरविंद वहाँ जाके किसी न किसी से तो बात कर रहा है, उसे अपनी आप बीती बता रहा है। वो काफी डर गई, सहम गई कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, कोई इंसान, मतलब मेरा पति मेरे पास हो रहा है, वो अकेले में जाके वहाँ किससे बात कर रहा है। लेकिन उसने ज्यादा सोचा समझा नहीं, उसने सोचा कि मेरा पति काफी टेंशन में, डिप्रेशन में, इस वजह से वो अकेला वहां सो रहा होगा। सुबह उठ के जैसे उसने अपनी पति से पूछा कि तुम रात को वहाँ किससे बात कर रहे थे, तो अरविंद ने बिना कोई जवाब दिए वो अपने काम पे चला गया। फिर स्वाति ने सोचा कि कोई बात नहीं, वापस काम से आएंगे तब पूछ लूंगी। वो वापस काम से आया, तब उसने आके पूछा कि तुम रात को उससे किससे बात कर रहे थे उस गेट पे। तब अरविंद ने कहा कि अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत काम किया हुआ है, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। अब रोज अरविंद ये बहाने मारा करता था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सो रहा हूँ, बात ही नहीं करता था वो स्वाति से। उसके बाद में उसने क्या किया कि एक दिन रोज ये देखती थी कि स्वाति जैसे 2:30 बजे उठती, उसने देखती थी कि उसका पति फिर से उसी गेट पे जाके किसी न किसी से बात कर रहा था। तब उसने आओ देखना था, वो जाके अरविंद की हाथ पकड़ लेती और बोलती, तुम किससे बात कर रहे हो, कौन है वो वहाँ पे जिससे तुम इतनी बातें किया करते हो। तब
अरविंद बोला कि नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा, मुझे मेरा जाना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, अगर मैं वहाँ नहीं गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ऐसे लगा मानो कि किसी ने अरविंद को कंट्रोल कर रखा हो, किसी ने अरविंद को कैप्चर कर रखा हो। तब उसने कैसे भी अपने मम्मी पापा को जगाया और कहा कि अरविंद पता नहीं रात को किससे बात करता है वहाँ पे, मैं उसको पकड़ के वहाँ से लाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो हट कर रहा है कि नहीं मेरा जाना ज़रूरी है, मैं वहाँ पे जाऊँगा। लेकिन स्वाति काफ़ी गंभीरता से उस बात को लेती है और बोलती है नहीं, तुम आज वहाँ नहीं जाओगे, आज तुम मेरे साथ सोओगे, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा कैसे, जैसे उसको मना बनो के वो उसको लेके आ जाती है और अरविंद उसके पास आके सो जाता है। तब स्वाति भी काफ़ी खुश होती है कि मैंने कैसे जैसे अपने पति को मना लिया। अगले दिन फिर उसने कोशिश की कि मैं मेरे पति को कैसे भी नहीं वहाँ जाने दूँ, उसको बात नहीं करने दूँ, क्योंकि उसने अपने हाथ पे एक धागा बांध रखा था और वो धागा कनेक्ट कर रखा था अरविंद के हाथ से, ताकि अगर अरविंद वहाँ पे जाने की कोशिश भी करे तो मुझे पता लग जाए। फिर वही बात, जैसे रात के 2 बजते उसको हाथ में कुछ हलचल हुई कि मतलब मेरे हाथों को छेड़ रहा है, तब उसको पता चला कि उसने जो डोर बांधी थी इसका मतलब ये है कि अरविंद उसी दरवाजे के पास जा रहा है मिलने के लिए। तब जैसे वो अरविंद जाने लगा तो अरविंद को उसने हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें वहाँ पे। अब जैसे उसने जाने के लिए मना किया तब वहाँ उस दरवाजे से एक आवाज आई, अरविंद आज तुम मेरे से मिलने क्यों नहीं आए? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। एक औरत की दर्द भरी आवाज आई, वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, अरविंद मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसी बात सुनते ही उसके मम्मी पापा, अरविंद और स्वाति चारों ने जैसे वो आवाज, दर्दनाक आवाज सुनी, वो आँव देखा ना ताव, और रात को उसने वो दरवाजा खोला, उस घर से बाहर भागने लगे। वो भागते ही चले गए, उनको पता ही नहीं था कि कहाँ तक भागना है। भागते भागते सुबह हो गई। सुबह होने के बाद उन्होंने जाके एक मौलाना था, उस मौलाना से मिले। उस मौलाना ने कहा कि जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपका जो पति है अरविंद, ऐसा लगता है वो अब आपका पति अरविंद रहा ही नहीं, ऐसा लगता है किसी ने उसको कंट्रोल कर रखा था। अरविंद की जो आंखों के जो एरिया था नीचे वाला वो पूरा काला पड़ चुका था, अरविंद का पूरा शरीर ढीला पड़ रखा था। उसने कहा कि आपके पति के शरीर को कोई ना कोई खा रहा है, कोई ना कोई जकड़ के रखा है, किसी ने पकड़ रखा है। उसके बाद में उसने कहा कि आपके जिस घर की आप बात कर रहे हो उस घर के अंदर एक जिन्नी रहती है, एक औरत होती है जो कि जिन्नात की फैमिली में आती है। वो जिन्नी अगर किसी को चाह लेती है, किसी को पा लेती है, किसी से प्यार कर लेती है, तो इस दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो उससे इसको छुटकारा दिला सके। उसने मौलाना से भी काफ़ी पूछा कि इसका कोई तो हल होगा, तब जिन मौलाना ने कहा इसका कोई भी हल नहीं है। जिन्नी इतनी ताकतवर, इतनी भयानक, इतनी खौफनाक होती है कि उसकी ताकत का सामना कोई भी नहीं कर सकता। बाद में जब वो उस मस्जिद से वापस लौट के आ रहे थे तब स्वाति कह रही थी कि स्वाति को एक औरत मिली, उसने कहा कि आप जिस दिन इस घर में शिफ्ट हुए थे उसके पहले दिन ही यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी और उस फैमिली के अंदर एक लड़का था और उसकी फांसी खाने से उसने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने से उसकी मौत हो गई थी और उसकी मौत का कारण वो जिन्नी ही थी और आप जिस दिन बसे थे उसके जस्ट पहले दिन ही उसकी मौत हुई थी और उस जिंदगी का भी आपके पति पर अब साया है। अब ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि आप अपने पति को बचा सके। इसीलिए कहते हैं कि जो जिंदगी जो फैमिली में आती है ये बहुत ज़्यादा भयानक और खौफनाक होती है, कृपया इनसे बच के रहें। और मैं तो यही कहता हूँ कि भूत जैसी चीज़ें होती है, बिलीव मी, मैंने बहुत ऐसे स्क्रिप्ट देखे हैं, बहुत जैसे ऐसी हिस्ट्रियाँ देखी है जिन पे वास्तव में अपन मजाक नहीं कर सकते, वो वास्तव में रियल में एग्जिस्ट करती है। मैं दुआ करता हूँ कि आप ऐसी चीज़ों से काफ़ी दूर रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छी लगी, आपको वास्तव में एक डर का एहसास हुआ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो हमेशा लाते रहूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।